हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ मटेरियल एकेडमी। आज का जो हमारा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का डेली न्यूज़ एनालिसिस है, उसके टॉपिक्स को कवर करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस डिस्कशन। कल की जो न्यूज़ कैरी फॉरवर्ड हुई है और वो चाबार पोर्ट को लेकर के है। जैसे कि कल हमने डिटेल में जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एडिटोरियल आया था इंडिया और ईरान को लेकर के, जो उन्होंने चाबार पोर्ट को लेकर के डील की है, उसी के रिगार्डिंग में है। और यहाँ पे इस टॉपिक से हमें एक एडवांटेज ये है कि आखिर में जैसा भी एक्सपेक्ट था कि यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया को बोल सकता है कि ये जो डील है आपने ईरान के साथ की है, हम इसके ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं। तो उसी की एंटिसिपेशन में ये एक न्यूज़ आई है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा टॉपिक होता है, इंटरनेशनल रिलेशन में आप चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्यों प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्योंकि चीज़ें जो है वो एज़ पर जो बड़ी थीम होती है उस थीम के हिसाब से चलती है। जैसे हम बोलते हैं कि कोल्ड वॉर है, उसका क्या सिस्टम है। जैसे हम बोलते हैं कि अलायंस सिस्टम बनते हैं, अपनी अपनी हेजमनी इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जाता है, प्रॉक्सी वॉर होते हैं, उसी के आधार पर चीज़ें चलती है। कल आपने देखा कि ईरान और इंडिया इन दोनों के बीच में चाबार पोर्ट के डेवलपमेंट को लेकर के 10 साल के लिए एक एग्रीमेंट हुआ। अब ये एग्रीमेंट इंडिया के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, ईरान के लिए भी फ़ायदेमंद है। जो हमने कल पॉइंट्स डिस्कस नहीं किए वो हम आज देख लेते हैं। ईरान के लिए फ़ायदेमंद क्यों है? आप जानते हैं कि वर्तमान में ईरान को यूरोप, अमेरिका, उनकी तरफ से क्या आइसोलेट किया गया है, मतलब कि उसको एक तरफ से किनारा किया गया है। तो इस आइसोलेशन के अंदर ईरान के पास यदि एक एशियन, एक बढ़ती हुई इकॉनमी का साथ मिलता है तो ये ईरान के लिए प्लस पॉइंट है। नंबर एक बात। दूसरा, आप जानते हैं कि ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। यदि वहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी जाएगा, आप जानते हैं कि इस डेवलपमेंट के पोर्ट का जो डेवलपमेंट होगा उसमें इंडिया की तरफ से करीब करीब 120 मिलियन डॉलर के तो इक्विपमेंट और 250 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा जिसको वो यूज़ कर सकता है। तो इससे क्या है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट जा रहा है कहाँ पे? ईरान में। अब इंडिया के लिए क्या पॉजिटिव है? आप देखिए, इंडिया के लिए पॉजिटिव ये है, एक, हम इंडिया अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है ना उसमें एक मेच्योरिटी दिखा रहा है। किस प्रकार से उसने यूएसए को मैनेज किया, किस प्रकार से उसने रशिया को मैनेज किया, और फाइनली वो ईरान जिसको सब एग्जाम कर रहे हैं उसके साथ भी डील कर रहा है और विश्व की कंट्रीज उसका अपोज नहीं कर रही है। ठीक है, आप समझ गए। दूसरा, जो ये चाबार पोर्ट है, जैसा कि हमने इसकी कल लोकेशंस देखी थी, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है और इसी के एक्सटेंशन में अगर आप पर्शियन गल्फ वगैरह देखें तो यहाँ पे ये चाबार पोर्ट है। तो इससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं आप ये देखिए। इससे फ़ायदे ये हो रहे हैं इस चाबार पोर्ट से, यहाँ पे आपको एसेस कहाँ मिला? पर्शियन गल्फ के लिए। इसके अलावा आपको एसेस कहाँ मिला? ईरान के लिए। इसके अलावा आपको एसेस कहाँ मिला? ईरान के साथ आपको अफ़गानिस्तान के लिए। और कहाँ मिला? सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए। इसके अलावा आप इसी रास्ते से कहाँ पहुँच सकते हैं? आप रशिया पहुँच सकते हैं, और रशिया के माध्यम से आप कहाँ पहुँच सकते हैं? जो नॉर्दर्न यूरोप्स हैं और जो ईस्टर्न यूरोप है जहाँ पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है, इतनी कंट्रीज़ के लिए आपको एसेस मिल रहा है। और भारत जो कि अपनी एक अच्छी छवि के लिए विश्व में माना गया है, तो ग्लोब जहाँ कंट्रीज़ प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रही है, इंडिया अपने रिश्ते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से, इंटरनेशनल कॉरिडोर के माध्यम से इन कंट्री से बना रहा है। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, ईरान के लिए भी बेनिफिशियल है और इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल है। प्रेशर कौन बनाएगा? प्रेशर वो बनाएगा जिसके लिए चैलेंज है, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाने का काम किसने किया? ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाने का काम किया यूएसए ने। जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन से कौन बाहर निकला? यूएसए। तो यूएसए के लिए एक चैलेंज है कि आपका एक अलाई, इंडिया को यूएसए का एक अलाई माना जा रहा है, तो आपका एक अलाई आज ईरान से जाकर के डील करता है, तो किसके लिए चैलेंज है? यूएसए। तो यहाँ पे इस बारे में यही कहा गया है कि जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, हो सकता है कि चाबार पैक्ट जो अभी बनाया गया इंडिया के द्वारा साइन हुआ 10 साल का, इसको उस सैंक्शन की लिस्ट से एग्जम्प्ट नहीं किया जाए या वेवर ना किया जाए, ये न्यूज़ बताती है। इससे पहले हमें एक चीज़ और देखनी होगी, आपको जानता है कि S-400 जो एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और ये डिफेंस सिस्टम इंडिया ने जो थार्ड था, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, थार्ड किसका था? यूएसए का। इसके अलावा यूरोप से भी था। इसके अलावा आयरन डोम था। आयरन डोम किसका है? आयरन डोम है आपके इजराइल का। ये डिफेंस सिस्टम है किसके? मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो इन इन डिफेंस सिस्टम में से इंडिया ने कौन सा प्रोक्यूर किया था? इंडिया ने डील साइन करी थी S-400 की।
S-400 की डील किसके साथ साइन की हमने? रशिया के साथ। तो हमने रशिया के साथ ये डील साइन की, परंतु आप जानते हैं कि यूएसए ने सैंक्शन किसके ऊपर लगा रखे थे? रशिया के ऊपर। तो एक तरह से जो रशिया की जो कंपनी जो S-400 बनाती है उससे इंडिया परचेज नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ सैंक्शन लगे हुए। लेकिन इंडिया ने अपने डिप्लोमेसी का भरपूर फायदा उठाते हुए यूएसए को परसुएड किया और यूएसए ने जो इंडिया ने ये S-400 की डील साइन की थी इसके खिलाफ बोल दिया कि हम कोई सैंक्शन नहीं लेंगे, हम इसको वेवर देते हैं या फिर हम इसको छूट देते हैं कि हमारे सैंक्शन की लिस्ट से ही बाहर है। डन। इसी प्रकार से जब ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे थे, क्योंकि चाबार पोर्ट का जो डिस्कशन है वो 20 साल पुराना है और 20 साल से जो चाबार पोर्ट के ऊपर हमारा काम चल रहा है, इंडिया ने यूएसए को ये बोला कि ये जो पोर्ट हम बना रहे हैं इससे अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट, तो वहाँ पे हमको ह्यूमैनिटेरियन हेल्प देने में, हमें वहाँ पर एक शांति स्थापित करने में, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करने में हेल्प मिलेगी। इन सब चीज़ों के साथ इंडिया ने इसके लिए भी यूएसए को एक तरह से रोक के रखा है। भविष्य में ऐसी आशा है इंडिया और यूएसए के रिलेशन को देखते हुए कि इंडिया इसके ऊपर भी जो वेवर है वो ले लेगी, क्योंकि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में इतना मैच्योर हो चुका है कि जितने भी उसके द्वारा निर्णय लिए गए तो हमने देखा है कि वो काफ़ी इफेक्टिव और पीसफुल तरीके से उसने डील्स करी है। तो ये यहाँ पे हमें इस टॉपिक को एक नए इनिशिएटिव के साथ हमने समझने का प्रयास किया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो हमारी न्यूज़ आई वो निसार सैटेलाइट, निसार के लिए आई थी। निसार क्या है आपको समझना होगा। जो ये निसार है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। तो ये क्या है निसार? ये एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है। अब आप समझो रडार करता क्या है। रडार आपके सिग्नल रिसीव करेगा, उन सिग्नल से ये डाटा का अधिग्रहण करेगा और डाटा को प्रेषित करेगा जो विभिन्न एजेंसीज को है। तो यहाँ पे जो ये इंटरव्यू लिया गया था एस सोमनाथ, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैं वो इन्होंने बताई है किसके बारे में, कि इसरो क्या प्रयास कर रहा है। तो जो आपका साइंस का सेगमेंट है और जो आपका साइंस के अंदर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का सेंटर है, फिर उसके अंदर हमारा एक स्पेस टेक्नोलॉजी इसमें एक टॉपिक है। तो जो भी बातें यहाँ पे इंटरव्यू में हुई है वो सारी की सारी किस लिए इंपॉर्टेंट है? आपके इंटरव्यू और मेंस के लिए और प्री के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात की गई? निसार एक प्रोबेबल क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ सकते हैं। 2 मार्कर पूछे, 5 मार्कर पूछे, 10 मार्कर पूछे या फिर आपके प्रीलिम्स में आए तो ये आना 100% है। यहाँ पे निसार क्या है? 2 कंट्रीज हैं। कौन सी? यूएसए और इंडिया। इन दोनों ने अपना आपस में कोलैबोरेशन किया, सहयोग किया। सहयोग करने के बाद इन्होंने कौन सा डेवलप किया? निसार। तो ये एक रडार है। एन स्टैंड फॉर नासा, आई स्टैंड फॉर इसरो। लेट मी चेक 1 मिनट। नासा इसरो, यस राइट, नासा इसरो। और सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये मैंने आपको बताया था, सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो नासा और इसरो, नासा किसकी एजेंसी है? यूएसए की। इसरो किसकी? स्पेस एजेंसी इंडिया की। इन दोनों एजेंसी के माध्यम से सिंथेटिक अपर्चर रडार का डेवलप किया गया, इसीलिए इसका नाम क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। डन, नाम क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये कर क्या रहा है? जो ये नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, इसके अंदर क्या है? इस आपके रडार के अंदर 2 बैंड है। एक बैंड है आपका एस बैंड और दूसरा बैंड है एल बैंड। तो ये 2 बैंड हो गए। ये बैंड क्या होते हैं? जो हमारा सैटेलाइट का स्पेक्ट्रम होता है वहाँ पे डिफरेंट बैंड्स होते हैं, उसी में से 2 बैंड बताया हमने, एक एस बैंड और एक एल बैंड। अब यहाँ पे क्या किया गया? जो एस बैंड है इसको किसने बनाया? एस बैंड के लिए जो पेलोड जाएगा, आखिर रडार में जाएगा क्या? इस रडार में 2 पेलोड भेजे जाएंगे अलग अलग। एस बैंड के लिए जो पेलोड जाएगा वो कौन भेज रहा है? इंडिया यानी कि इसरो। और एल बैंड के लिए पेमेंट कौन भेज रहा है? ये भेज रहा है यूएसए। तो देखो दोनों राष्ट्रों ने अपने अपने बैंड के माध्यम से इसके अंदर एक कॉन्ट्रीब्यूशन किया और इसके अंदर क्या है? एक बड़ा एंटेना भेजा जा रहा है। रडार है, रडार के अंदर एंटेना होता है। ये एंटेना क्या करेगा? ये एंटेना आपको यहाँ पे लिखा है अर्थ के अंदर, देखो क्या करेगा? पूरी अर्थ की 1 महीने में 2 बार फुल मैपिंग करेगा। चलो आपने बोला मैपिंग कर ली, मैपिंग में क्या करेगा? तो जितनी वाटर बॉडीज़ है उन वाटर बॉडीज़ की माप निकालेगा, मेजर करेगा। इसके बाद वेजिटेशन की ग्रोथ कैसी है, डिक्लाइन कहाँ हो रही है वो। उसके बाद जो अर्थ के ऊपर स्नो कवर है, जहाँ बर्फ़ गिर रही है, कम हो रही है, उसकी मात्रा इंक्रीज़ हो रही है, ग्लेशियर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो। इसके बाद आपके जो एग्रीकल्चर के अंदर क्लाइमेट चेंज को लेकर के क्या चेंजेस हो रहे हैं वो, फिर डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इन सारी चीज़ों की स्टडी कौन करेगा? ये करेगा आपका नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो आप समझ गए सैटेलाइट क्या है, कौन सी कंट्रीज़ का योगदान है,
इसके अंदर ये लोग क्या भेज रहे हैं, एस बैंड और एल बैंड के ऊपर दो पेलोड भेजाएंगे। एक तरह से एंटेना होगा, वो एंटेना क्या करेगा, वो रीडिंग्स लेगा, डाटा लेगा, डाटा को दोनों कंट्रीज़ को भेजेगा। इस डाटा से हमको क्या फ़ायदा है, इस डाटा से ये फ़ायदा है कि जो वाटर बॉडीज़ है, वेजिटेशन है, स्नो कवर है, एग्रीकल्चर चेंजेस है, डेजर्टिफिकेशन है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उन सब की रीडिंग्स लेगा। और ये डाटा कौन देगा, ये देगा। इससे आपको क्या फ़ायदा, आप जानते हैं कि यहाँ देखो आज वर्ल्ड के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक इवेंट हो गया क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए यहाँ पे देखो कंट्रीज पॉलिसीज़ बना रही है। अब आप पॉलिसीज़ बना रहे हो, उसके लिए क्या चाहिए आपको, इनपुट चाहिए। इनपुट कहाँ से मिलेगा, ये ऑथेंटिकेट इनपुट है जो हम देंगे, नंबर एक बात। दूसरा, आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज से, जैसे बीच में एक एडिटोरियल आया, महिलाओं और बच्चों पे किस प्रकार असर पड़ रहा है, तो आप सोचो कि संपूर्ण जनमानस के ऊपर क्लाइमेट चेंज से असर पड़ रहा है। और भारत चूंकि एक लार्ज पॉपुलेशन की कंट्री है, हमारे तीनों तरफ ओशन है और हमारे नॉर्थ के अंदर हिमालय है, तो हमें क्लाइमेट चेंज काफ़ी गहरे तरीके से प्रभावित करने वाला है। तो इसीलिए इंडिया इन चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। अब आप देखिए तो एग्रीकल्चर, तीसरा वाटर, पानी की उपलब्धता, चौथा जो वेजिटेशन है वो, और जैसा कि आप जानते हैं हिमालयाज हैं, वहाँ पे स्नो का कवर कितना है, ग्लेशियर कितने हैं, उसके आधार पे हमारी नदियों में कितना पानी है उसकी मात्रा का पता चलता है। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे ना सिर्फ पीने के पानी बल्कि जल की उपलब्धता, और जानते हैं आप वाटर क्राइसिस एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, इसके ऊपर भविष्य में वॉर भी लड़े जा सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स ये हमें हेल्प करेगा। तो आपके अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाए, आपसे इसकी इंपॉर्टेंस पूछी जाए, तो ये सारी चीज़ें हो जाती। अब ये तो किसके बारे में था, ये था हमारा जो था निसार के बारे में, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसके अलावा कुछ यहाँ पे इंटरव्यू में और बातें पूछी गई, उसमें से एक टॉपिक था चंद्रयान 4 के बारे में। आप जानते हैं कि भारत चंद्रयान से रिलेटेड कितने मिशन, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4। तो चंद्रयान 3 एक काफ़ी सक्सेसफुल मिशन था। इसका जो पेलोड हमने भेजे थे वो सक्सेसफुली मून के ऊपर हमारा पेलोड क्या हुआ था, लैंड हुआ था। ये तो एकदम क्लियर आपको अभी रिसेंटली हुआ था, काफ़ी चर्चा में था, पूरी दुनिया ने इसको प्रेस किया। चंद्रयान 2 ये भी हमने सेम मून के ऊपर लैंड करने का प्रयास किया था, परंतु हमारा सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं था, मिशन था वो पार्शियल सक्सेसफुल था, क्योंकि जो इसका ऑर्बिटर था, आप जानते हैं कि चंद्रयान 2 के अंदर भी एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक रोवर था। ये तीन कंपोनेंट। ऑर्बिटर क्या है, जैसे कि ये आपका मून है और ये आपकी अर्थ है। आपने अर्थ से सैटेलाइट को भेजा और वो इसकी कक्षा के चारों तरफ घूम रहा है, जो ऑर्बिट उसके चारों तरफ घूम रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक मिनट ड्रॉ करके बताता हूँ, वेट कीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, मून, और इस मून के चारों तरफ क्या है, उसके ऑर्बिट। इन ऑर्बिट के अंदर यदि सैटेलाइट कोई आपका घूम रहा है, इन ऑर्बिट्स के अंदर यदि आपका कोई सैटेलाइट घूम रहा है जैसे ये, तो ये तो क्या क्या हो गया, उस सैटेलाइट का ऑर्बिट में जाकर के प्लेस कर देते हैं, वो ऑर्बिटल उसमें घूमता रहता है। एक पोर्शन ये होता है। दूसरा होता है लैंडर। फिर हम क्या करते हैं, हमने क्या करना होता है, कोई हम एक जो हमारा एक लैंडर होगा वो उसकी सतह के ऊपर लैंड करेगा, और इस लैंडर में से एक इक्विपमेंट बाहर निकलेगा और वो निकल करके मून की सतह के ऊपर घूमेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रोवर। तो तीन कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए जो हम जनरली देखते हैं कि हम कोई भी मिशन अगर लॉन्च करते हैं, तो अगर एडवांस मिशन है तो ये है। चंद्रयान 1 के अंदर हमने क्या भेजा था, सिर्फ ऑर्बिटर भेजा था, और ये ऑर्बिटर गया और इस ऑर्बिटर ने अपना मून के चारों तरफ चक्कर लगाए और इसने बताया कि शायद चांद की सतह के ऊपर पानी के अवशेष हैं, और ये अपने आप में एक लैंडमार्क सक्सेस थी। उसके बाद चंद्रयान 2 जब हमने भेजा, चंद्रयान 2 के अंदर हमने क्या भेजा, ऑर्बिटर भेजा, लैंडर भेजा और रोवर भेजा। तो आप जानते हैं कि लैंडर था हमारा जो विक्रम लैंडर था, और रोवर था प्रज्ञान और विक्रम, जो हमने नाम दिए थे। तो ये गए, परंतु क्या हुआ, जो ये लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ऑर्बिटर तो आपने चंद्रयान 2 के अंदर भी वो आज भी ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन जो आपका लैंडर था वो सही सक्सेसफुल लैंड नहीं हुआ। जब लैंडर ही लैंड नहीं हुआ तो फिर उसकी क्रैश लैंडिंग होगी, तो फिर रोवर कहाँ से निकलेगा। इस कारण से चंद्रयान 2 को मैंने क्या बोला, पार्शियल सक्सेसफुल। आप ये नहीं बोल सकते कि चंद्रयान 2 वाज अ फेलियर, वो फेलियर नहीं था, वो पार्शियल सक्सेस थी। हम ऑर्बिटर करने में सक्सेस हुए और चंद्रयान 2 ने हमारे लिए चंद्रयान 3 के लिए रास्ते खोले।
तो कहते हैं ना, एक समय पे जो आप कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, कई बार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते और वहाँ से उनका मोराल टूट जाता है। देखिए, ये एक पथ है, एक रास्ता है। किसी एक समय लगा हुआ झटका आपका जीवन का निर्णय नहीं कर सकता है। आपको उस रास्ते को चलना है। जब चलोगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। लैंडर और रोवर की बात होगी। फिर चंद्रयान 3 हमने भेजा। चंद्रयान 3 के अंदर क्या था? चंद्रयान 3 के अंदर तीनों सेगमेंट सक्सेसफुल हुए। हमारा ऑर्बिटर गया, उसके बाद जो हमारा लैंडर था वो सक्सेसफुली लैंड हुआ, और उसमें से रोवर निकला, और उस रोवर ने चांद की सतह के अंदर मूवमेंट किया, वहाँ की फोटोग्राफ्स हमें भेजी, और इसने भारत को, इसरो को विश्व के अंदर एक सुपर स्पेस एजेंसी के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया। तो यदि आपसे सवाल आए तो आज दुनिया की कई एजेंसीज है वो इंडिया के साथ काम करना चाहती है। दुनिया में सबसे सस्ते सैटेलाइट अगर कोई कंट्री, कोई स्पेस एजेंसी लॉन्च कर सकती है तो वो इसरो कर सकती है। इसीलिए नासा भी चाहती है कि हम इसरो के साथ काम करें। सॉरी। तो ये चीज़ों से आप समझ गए होंगे कि इसरो किस प्रकार से काम कर रही है। तो यहाँ पे एक हमने निसार को कवर किया, दूसरा हमने चंद्रयान 4। अब चंद्रयान 4 की बात करते हैं, तीनों हो गए। चंद्रयान 4 मिशन भी हम यहाँ से लॉन्च करने का प्रयास करें। चंद्रयान 4 में क्या होगा? हमारा लैंडर जाएगा, हमारा रोवर जाएगा, ये रोवर वहाँ पे जाकर के सैंपल्स कलेक्ट करेगा, चांद की सतह से सैंपल्स लेगा, इन सैंपल्स को लेकर के और वो दोबारा वहाँ से वापस कहाँ पे आएगा? अर्थ पे आएगा। तो यानी कि सैंपल फ्रॉम मून बैक टू अर्थ। अब आप समझ सकते हैं कि हम कितने एडवांस स्टेज में काम कर रहे हैं। तो ये चंद्रयान 4 के बारे में है। आप देखो, कभी भी कोई चीज़ समझने का प्रयास करना, उसका एक सीक्वेंस, उसकी हिस्ट्री। अब इसका डाटा बता सकता हूँ। चंद्रयान 1 2009 में गया था, चंद्रयान 2 2022 में गया, चंद्रयान 3 2023 में गया, चंद्रयान 4 हमारा भविष्य का मिशन है। ये डाटा से इंपॉर्टेंट है, आपकी एक सीक्वेंस होना चाहिए। डाटा आपको हर जगह मिलता है, कंसेप्ट नहीं मिलते। तो कंसेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन डाटा। डाटा आपका सेकेंडरी है, कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, डाटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप समझे? अब इसके अलावा भी और चर्चा की गई थी। इसके अलावा इस आर्टिकल के अंदर एक और चीज़ बात करी गई, और वो थी शुक्रयान के बारे में। तो ये जो हमारा इनका इंटरव्यू है उसमें पूछा गया कि सर, जो हमारा वीनस ग्रह है, शुक्र के लिए शुक्रयान भेजने का प्रोग्राम है, तो क्या है? तो उन्होंने बोला हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि भारत अपना एक स्पेस स्टेशन बनाने का प्रयास करेगा भविष्य में, और उसका नाम हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन रखेंगे, जो कि जिसका पहला मॉड्यूल है 2028 में जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बोला कि हम एक नया रॉकेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका नाम क्या होगा? NGLV, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। कौन सा होगा? न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। इससे पहले आप जानते हैं, मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं करूँगा, लेकिन जो इसरो का हॉर्स है, हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं, तो वो आपका PSLV के बाद हमने डेवलप किया GSLV के हमने Mark 2, Mark 3। अब हम बात कर रहे हैं PSLV GSLV के बाद हम न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। इसमें और भी कई लॉन्च व्हीकल्स हैं जिनको मैं स्किप कर रहा हूँ। मैं बड़े बड़े लॉन्च व्हीकल की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें बताना नहीं चाहता, परंतु हम डिस्कशन में कुछ चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझाएगा। तो PSLV और GSLV की सक्सेस बाद इसरो के हेड बोल रहे हैं कि हम एक नए न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए ऊपर भी काम कर रहे हैं, और जिसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सूर्य। अब ये मत पूछना एग्जाम में सवाल कैसे उठ के आते हैं, 2 मार्कर में, 5 मार्कर में। आपसे बड़े सिंपल सवाल मैं कहता हूँ, अगर 10 मार्कर सवाल आता है आपसे, और आपसे पूछे कि इसरो भारत की इसरो का जो मान है वो संपूर्ण विश्व में बढ़ रहा है, और इसरो इज लीडिंग द ग्लोब इन स्पेस इनोवेशंस। अब वहाँ पे आप बोलो मैं स्टैटिक बुक में पढ़ के आया, जो मेरे को डाटा मिला मैंने वो लिख दिए, फिर मुझे तो 3 ही मार्क्स मिले। आप समझ रहे हो? आप इसलिए कहते हैं करंट अफेयर इज एसेंशियल पार्ट वेदर इट इज कमिंग इन योर एग्जाम और नॉट। करंट अफेयर के बिना आप कंपटीशन की दुनिया में के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते, और क्योंकि एज वहीं से मिलती है। यहाँ पे क्या बताया आपको? यहाँ पे बड़ी सिंपल चीज़ बताई है कि यदि मेरे से आज मैं बोलता हूँ, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इसरो के बारे में बताइए, या इसरो के भविष्य के बारे में बताइए, और ऐसे कौन से पोटेंशियल जो हमें दिखते हैं वो इसरो दुनिया की ग्लोबल एजेंसी बन सकती है, आप यहाँ बात करो कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद भारत चंद्रयान 4 के लिए काम कर रहा है, जिसके अंदर वो सैंपल कलेक्ट करके लाएगा। आप बात करो कि हम क्लाइमेट चेंज की समस्या से लड़ने के लिए विश्व की जो एलिट एजेंसी है इसरो, नासा के साथ काम करके हम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार के ऊपर काम कर रहे हैं, और जिसके परिणाम हमको जल्द मिलेंगे।
आप बात करो कि हमने देखा है कि रिसेंटली पिछले हफ्ते बहुत बड़ी सोलार फ्लेयर आई थी, जो कि हमारे एक ऑरोरा का एक निर्माण होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, आगे वो न्यूज़ हम कवर करेंगे। तो वहाँ पे भारत ने आदित्य को L1 लग्रांज पॉइंट के लिए उसका एक करके हमें सूर्य के ऊपर जो घटनाएं घट रही है और जिसका प्रभाव पृथ्वी के ऊपर उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से देखा कि हमने दुनिया के लिए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और उन सैटेलाइट के बाद आज हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, हम PSLV और GSLV की सक्सेस के बाद न्यू लॉन्च व्हीकल, जिसको हमने क्या बोला, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, उसका नाम क्या है, सूर्या, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम वीनस ग्रह पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को हाईलाइट करके बोलोगे और क्या कर रहे हो आप, अब अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं। हम अपने हमने हमारे मिशन गगनयान के तहत हमारे जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीज़ें दिखाती है कि पिछले 2 दशक 3 दशक में इसरो ने, हमारी हिस्ट्री कितनी है आज़ाद हुए हमारी हिस्ट्री से 70-75 साल की हिस्ट्री है। इस 75-76 की ईयर्स की हिस्ट्री के अंदर इसरो जिस प्रकार से काम कर रहा है, दैट इज़ कमेंडेबल। ये 10 मार्कर में 15 मार्कर में सवाल बहुत एक्सपेक्टेड है, आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि मैं स्टैटिक का पोर्शन लिख के आ जाऊँगा, इतिहास लिख के आ जाऊँगा। जो आज चीज़ें घटित हो रही है उसकी ज़्यादा महत्ता है, बजाय कि उन चीज़ों के जो अतीत में बीत चुकी है, आपको उनका इस्तेमाल करना है और भविष्य की आकांक्षाओं को दिखाना है। दैट गिव्स अ गुड ब्यूटीफुल आंसर, जिसको बोलते हैं कंटेंट रिच आंसर, जिसको बोलते हैं इसके अंदर वैल्यू एडेड मटेरियल है। ये कहीं अलग से नहीं आता, इन्हीं चीज़ों से आता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे US लॉ मेकर हैं, उन्होंने एक नया लेजिस्लेचर बनाया है और उन्होंने एक कोशिश की है कि इंडियन ओशन रीजन के ऊपर जो हमारी पॉलिसी है उसको हम फॉर्मलाइज कर लें, एक नीति को निर्धारित कर लें। आपको ज़्यादा इसमें नहीं घुसना है, मैं सिर्फ ये न्यूज़ इसलिए लाया कि देखो इंडियन ओशन रीजन कहाँ है। ये इंडियन ओशन है, और यहां पे आपको अफ्रीका भी मिलेगा। मैं थोड़ा सा जोग्राफिकली मैप सही नहीं बना, क्योंकि अगर जोग्राफिकली सही बनाएंगे तो 1 मिनट, ये अब जोग्राफिकली सही बात देखिए, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत से कौन सी लाइन गुजरती है, भारत से जो लाइन गुजरती है वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उससे 3 लाइनें निकलती है, ये आपकी इक्वेटर और लास्ट लाइन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आप समझ गए। तो भारत से जो निकलती है, तो इस सिमेट्री के साथ ही आपको मैप बनाना, मैंने ये क्यों बनाया, ये सिर्फ रीज़न ये, इस न्यूज़ क्या बोलती है, इंडियन ओशन रीजन IOR, इस रीजन पे USA बड़ा ध्यान दे रहा है। और USA की जो संसद है, जो लॉ मेकर्स हैं, वो इसके ऊपर एक फिक्स पॉलिसी बनाना चाहते हैं। उस पॉलिसी के आधार पे कोई भी सरकार आएगी वो काम करेगी, चाहे वो रिपब्लिकन की हो चाहे वो डेमोक्रेट्स की हो, उसके आधार पे काम चलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि USA काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पे क्वाड, ऑकस, ये एग्रीमेंट करके वो पैसिफिक और इंडियन ओशन में काफ़ी एग्रेसिव है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक कंट्री जो अपना इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करनी चाहती है वो है चाइना। और इसको काउंटर करने के लिए US यहाँ पे किसकी बात कर रहा है कि हम यहाँ हमारी पॉलिसी को फॉर्मलाइज करेंगे। तो बस आपको थोड़ा सा इस न्यूज़ को ध्यान ये रखना है कि USA का बहुत इंटरेस्ट है यहाँ पे। और यदि एग्जाम में कोई सवाल आता है जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि USA की संसद भी इंडियन ओशन रीजन के ऊपर पॉलिसियों को निर्धारित करने का प्रयास कर रही है, जो दिखाता है कि इंडियन ओशन रीजन की कितनी जो उसका महत्व है। अभी जैसे मैंने आपकी बात करी थी, हम जैसे साइंटिफिक वाला जो एस सोमनाथ साहब का इंटरव्यू था उसके अंदर बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे हमारा जो मिशन था कौन सा, जिसके अंदर हमने आदित्य को लग्रांज पॉइंट 1 में एस्टेब्लिश करने का जो हमारा मिशन था उसकी बात कर रहे हैं। अब ये क्या है रीज़न, देखो आप जानते हैं कि हम हमारे सोलार सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है, सन के ऊपर। और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि सन के अंदर से आप जानते हैं कि वहाँ से कोरोनल मास इजेक्शन, सोलार स्टॉर्म, सन स्पॉट, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसकी न्यूज़ में बार बार चर्चा जाती है। जैसे यहाँ देखिए इस न्यूज़ के अंदर भी सोलार स्टॉर्म्स की बात की है, ठीक है। अब क्या है, पहले यही देख लेते हैं कि चीज़ें हैं क्या। आप जानते हैं कि जो सन है
जो सन है, सन किससे बना हुआ है? इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, और हाइड्रोजन और हीलियम गैसें इतनी एक्टिव हैं, जो इसकी एटमॉस्फेयर है वहाँ से सोलार फ्लेयर्स निकलती है। क्या निकलती वहाँ से? सोलार फ्लेयर। इसके अलावा ये जो सोलार फ्लेयर हैं वो इतनी दूरी तक जाती है, जैसे कि अगर हमारा अर्थ है, ये अर्थ है, तो ये जो सोलार फ्लेयर है ये कहाँ तक पहुँचती है? अर्थ तक। लेकिन अर्थ की, हमारी अर्थ की एक खुद की क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। परफेक्टली ड्रॉ नहीं कर पाया हूं, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको प्रयास करूंगा। ये अर्थ है और अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? कि अर्थ का जो सेंटर है, इस सेंटर के अंदर कौन से मेटल्स है? हाई मेटल्स है, जिसके अंदर आपको फेरस मिलेगा, लोहा मिलेगा, आयरन मिलेगा, निकल मिलेगा। तो इनसे क्या होता है, ये जब अर्थ के अंदर ये रोटेट करते रहते हैं, इनके रोटेशन से क्या होता है? एक मूवमेंट बनता है, उस मूवमेंट के कारण क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ को बहुत बड़ी सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन जो ये सोलार फ्लेयर कहाँ से निकली? सन से निकलती है। वो आती है कहाँ पे? ये देखो यहाँ आई, यहाँ आई। क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका दिशा कैसे होती है? इस मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा होती है वो सेंटर से निकल के टुवर्ड्स एंड, ऐसे पोल की तरफ। तो ये इसकी मान लीजिए दिशा है, इस डायरेक्शन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव होता है। जब ये सोलार फ्लेयर मान लीजिए यहाँ पे आई और टच की इसने, जब ये सोलार फ्लेयर आती है और यहाँ टच करती है, तो ये आखिर पहुँचती कहाँ पे? या तो हमारे दक्षिणी ध्रुव की तरफ या हमारे उत्तरी ध्रुव की तरफ। तो ये जब हमारी मैग्नेटिक, अब ये सोलार फ्लेयर्स होते क्या है? ये हाईली चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक तरह से आप इनको हाईली चार्ज पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब पहुंचते हैं कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या दक्षिणी ध्रुव की तरफ, यहाँ पर इनका आपस में हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर समावेशन होता है। और जब इनका यहाँ पे समावेशन होता है, इस समावेशन से हमें इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमें कई प्रकार की लाइट्स दिखाई देती है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये जो लाइट्स दिखाई है मैंने, यही लाइट्स आपके इस डायग्राम में मेंशन है, आप देख सकते हो। ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑरोरा। अब ये ऑरोरा यदि नॉर्थ पोल पे हो रहा है या साउथ पोल में हो रहा है, उसके आधार पर उसके डिफरेंट नाम है, लेकिन ऑरोरा आप समझ गए। और ये ऑरोरा क्यों हो रहा है इसके लिए? अब क्या है, कई बार ये जो सोलार फ्लेयर्स आते हैं, जो सोलार स्टॉर्म तो सोलार की सरफेस पे हो गए, ये जो सोलार फ्लेयर आते हैं ये अर्थ की सरफेस पे आते हैं। सन का जो एक साइकिल है वो कितने 11 साल का होता है। इस 11 साल में ये देखा गया है कि हर बार 11 साल के अंत में लगभग ये सोलार फ्लेयर जनरेट होते हैं। जो पिछली बार ये जो हमारे चार्ज पार्टिकल अर्थ के ऊपर आए थे, जो हाईएस्ट इंटेंसिटी से आए थे, वो कब आए थे? साल 2003 के अंदर। आज क्या चल रहा है? 2024। पिछले एक हफ्ते में 9 या 10 तारीख की बात है, मई की 9 या 10 तारीख को ये जो सोलार फ्लेयर हैं काफ़ी हैवी मात्रा में आए नॉर्दर्न पोल्स में, और उसकी जो लाइट है, जनरली ये आपको लाइट कहाँ दिखाएगी? नॉर्थ पोल में जो लोग रहते हैं और साउथ पोल में उनको दिखाई देगी। लेकिन भारत के अंदर, ये भारत, ये हमारा हिमालय, और इस हिमालय में लद्दाख के बगल में आप जानते हैं, लद्दाख के बगल में ही हमारे यहाँ पे हेनले में एक टेलीस्कोप लगा है, एक साइंटिफिक लेबोरेटरी है लद्दाख के अंदर। तो इस लद्दाख के अंदर ये जो आपका ऑरोरा है वो देखा गया था। इसका मतलब क्या है कि जो सोलार फ्लेयर आए थे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आए। तो ये एक दोबारा से घटना घटी है जो कंटिन्यूसली 1 दशक बाद हुई है। तो ये माना गया है कि जो सन का साइकिल है, जो सोलार साइकिल है, ये जो सोलार साइकिल, जो इसको 11 साल लगते हैं, 11 साल के अंदर इसकी सोलार सिस्टम में सन की सरफेस के ऊपर जो ये गड्ढे होते हैं, यहाँ पे इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब ये एक्टिविटी बढ़ती है तो फिर सोलार फ्लेयर्स ज़्यादा मात्रा में निकलती है। तो ये देखा है। अब ये चीज़ें ये दिखाती है कि ये चीज़ें हमें कैसे प्रभावित करेगी। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी प्रकार का नुकसान पहुँचता है, और यदि ये अर्थ की सरफेस तक पहुँचती है सोलार फ्लेयर्स, तो जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, संचार का माध्यम है एक, वो दूसरा जो आपका संचार के माध्यम के अलावा जो आपके सैटेलाइट्स हैं, तीसरा आपके जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस हैं, इन सभी चीज़ों को भारी मात्रा में क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। और आप जानते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें ये दिखाती है कि
सन की स्टडी बहुत ज़रूरी है, और इसी की स्टडी करने के लिए हमने कौन सा हमारा मिशन भेजा था, हमने भेजा था आदित्य। अब आदित्य क्या करेगा, ये आदित्य अर्थ और सन के बीच में एक पॉइंट है, लग्रांज पॉइंट 1 बोलते हैं, वहाँ पे एस्टेब्लिश होकर के लग्रांज 1 से, जिसमें ये डायरेक्टली सन को ऑब्जर्व करता है और सन की स्टडी करके हमें हमारे पास पहले ही डाटा भेज देगा अर्थ पे। यहाँ आपकी अर्थ है, ये लग्रांज पॉइंट और सन, तो यहाँ पे ये डाटा भेज देगा, और इस डाटा के माध्यम से हम पहले से एंटिसिपेट कर पाएंगे कि ये सूर्य में ये क्यों हो रहा है, नंबर 1 बात, और इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग ये द हिंदू के अंदर एक अच्छा एडिटोरियल आया था, जिसको हमने यहाँ पे कवर किया। एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, चीज़ें शायद वहाँ पे इतनी आसानी से आपको स्टार्टिंग में लिंक ना हो, तो इसको प्रयास करने एक बार पढ़ें, और इससे क्या होता है, आपको बेनिफिट होता है। यदि आपके पास इतना समय नहीं, तो इस डिस्कशन को फॉलो करने से भी आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। एक फोटो है, मैंने आपको ये द हिंदू के अंदर आई थी, और ये फोटो ये दिखाती है कि ये जो फोटो है ना, ये एक वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट की है, और यहाँ पे जिस प्रकार से जंगल जल रहे हैं तो वो दिखाया। अब ये कहाँ की है, ये जो फोटो है ये कनाडा की है। तो कनाडा के एल्बर्टा के आसपास इस तरह की आग लगी हुई है। अब इस आग को मैंने इसलिए दिखाया कि आप देख लो कि अभी वहाँ पे जो सर्दियाँ हैं, वो कैसी सर्दियाँ हैं, सबसे गर्म सर्दियाँ। अब आप ये बोलोगे सर ये कौन सी होगी, सर्दियों में भी गर्मी, यस, यानी कि वार्मेस्ट विंटर। और इस वार्मेस्ट विंटर के अंदर हमको इस प्रकार की आग दिखाई दे रही है। तो ये आग ये दिखाती है, इस आग को ये दिखाते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज का असर पड़ रहा है वो किस प्रकार से दुनिया को दिखाई दे रहा है। अब हम एज ए स्टूडेंट, आप ज़्यादा इतना ध्यान नहीं रखते होंगे, इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको प्रैक्टिकली फील होगा यही कि यही घटनाएं कहाँ पे हुई थी, कैलिफोर्निया में, यानी कि यूएसए। यही घटनाएं कहाँ पे हुई, ग्रीस में, यानी कि यूरोप में। तो ये चीज़ें ये दिखाती। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, हम आग जो लगती है उसका ज़्यादातर उदाहरण यूरोप का क्यों दिखाते हैं, यूरोप जनरली कोल्ड एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे ज़्यादातर समय ठंड रहती है, और यदि वहाँ पे आग के इंसिडेंट बढ़ रहे हैं तो ये हमें क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को वास्तविक रूप में दिखाते हैं। इसीलिए आपको समझना होगा कि यदि सर्दियों में ये हालात हैं तो गर्मियों में क्या होगा, गर्मियों में किस प्रकार की आग लगेगी। इसलिए क्लाइमेट चेंज के इशू पे सीरियस होने की नितांत आवश्यकता है। यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चर्चा का बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक न्यूज़ है, वो ये कहती है कि हमने देखा किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, इसी प्रकार कई इसके नेगेटिव हैं। इसके नेगेटिव को लेकर के विश्व के कई राष्ट्र हैं, उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है, और इसी के लिए इसके कई बार इसके आपके तो इसे विश्व के कई राष्ट्रों ने इसके खिलाफ चिंता जाहिर की। और चिंता क्यों जाहिर की कि आपने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, कई चैलेंजेस दे रहे हैं। नंबर 1 एथिकल चैलेंज, दूसरा जो ये हमारे प्रिंसिपल है प्राइवेसी का, तीसरा प्राइवेसी के साथ ये जो लोगों के अंदर जो उनके कंसेप्ट्स हैं लिबर्टी के, उनकी खुद की उनकी खुद की प्राइवेसी का मैंने कंसल्ट कर लिया, इन चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आप देखिए, प्राइवेसी का तो मैंने इसलिए बताया कि आपने देखा जैसे डी फेक वगैरह जो चीज़ें हमारे नज़र में आ रही है, उसमें क्या हो रहा है, आप व्यक्ति की मूलभूत चीज़ों की वहाँ पे उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें AI का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उसको किसी नया रूप दे रहे हैं। लिबर्टी का क्यों बोले, जैसे कि हमारा वोटिंग वगैरह पैटर्न है उसको इससे बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे आपने USA में देखा और इंडिया के अंदर आरोप लग रहे हैं। तो इसके बहुत बड़े आयाम हैं AI के। एथिकल क्यों, क्योंकि आप हमारे बेसिक प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। आप जैसे इलेक्शन के जो इलेक्शन का सिस्टम है उसके अंदर मैनिपुलेशन हो रही है, तो ये सारी क्या है, ये एक एथिकल चैलेंज ही तो दे रही है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है हमारे विश्व की गवर्नेंस के, उसी को तो ये खराब कर रही है। इसीलिए इसके ऊपर मॉनिटरिंग बहुत आवश्यकता है, और इसके लिए कई राष्ट्रों ने प्रयास किया। जैसे अब यदि आप देखो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्ट लेके आए, डन। USA ने क्या किया, USA ने इसके ऊपर एक वाइट पेपर लेके आया। इसके अलावा आप UK की बात करो तो UK ऑलरेडी एक नेशनल AI स्ट्रेटजी बना चुका है। इसी AI के लिए अभी आपने देखा कि जो हमारा ब्लैचलेट डिक्लेरेशन हुआ था, तो इस ब्लैचलेट डिक्लेरेशन के अंदर AI सेफ्टी के ऊपर विश्व के बड़े बड़े राष्ट्र हमारा इसमें पार्टिसिपेट किए थे।
अब भारत की बात करो तो भारत ऑलरेडी जो हमारा नीति आयोग है वो इसी सेक्टर में काम कर रहा है, और नीति आयोग ने बोला है कि हम इसके ऊपर एक नेशनल स्ट्रेटजी लेके आएंगे और इसको बाद में हम एक लॉ का रूप भी देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें दिखाती है कि राष्ट्र और संपूर्ण विश्व जो नई टेक्नोलॉजी भी लेटेस्ट आई है उसको लेकर के कितने गंभीर हैं। इसी के अंदर एक डिस्कशन में एक नया टॉपिक है, वो है सैंड बॉक्स। अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको समझना होगा कि कहीं पूछ ले आपसे व्हाट इज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स वो होते हैं जब किसी कोई नई टेक्नोलॉजी हो या नई कोई भी चीज़ हो, वो उसके ऊपर आपने एक्ट नहीं बनाया, उसके ऊपर आपने नियम नहीं बनाया, उसके ऊपर आपकी संसद ने काम नहीं किया, तब तक काम कैसे चलेगा। तो क्या आप उस टेक्नोलॉजी को फ्री में काम करने देंगे? उसके लिए हम एक सैंड बॉक्स मैकेनिज्म बनाते हैं, और ये सैंड बॉक्स मैकेनिज्म क्या है, जब तक उसके ऊपर नियम नहीं बनता तब तक ये सैंड बॉक्स की जो अथॉरिटी है, जैसे रेगुलेटरी, जैसे स्टॉक मार्केट के लिए आप सेबी मान लो, जैसे पेंशन फंड वगैरह के लिए PFRDA है, इंश्योरेंस के लिए हमारा IRFDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये जो एजेंसीज है ना, एक तरह से रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ही है। इसी प्रकार से AI के लिए भी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स लाने की आवश्यकता है, और जिस पे कई कंट्रीज लेके आई। और ये क्या कर रही है कि जब भी कोई कंट्री AI की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, ये भी कोई साइंटिफिक कम्युनिटी यूनिवर्सिटी काम कर रही है, तो उसके साथ गवर्नमेंट का या प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स का या जो उसकी टेक्नोलॉजी से लेके चिंतित लोग हैं, उन सब का इंटीग्रेशन करके कमिटीज़ बना रहे हैं, और ये कमेटी उस पर काम कर रही है। अब होगा क्या, जब आप लॉ बनाओगे तो इस कम्युनिटी से इनपुट लिए जाएंगे, क्योंकि चूंकि इसको इसके बारे में जानकारी है, तो इंडस्ट्री के लिए भी फ़ायदा है, गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदा है, और लोगों की चिंता वो भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा और क्या फ़ायदा है, आज नई टेक्नोलॉजी, आप जानते हैं विश्व में कंपटीशन है, तो कंपटीशन में जो पहले काम करेगा वो पहले। तो कहीं ऐसा हो कि यदि आप कोई जैसे वो काम कर रहे हैं और आप उसको रोकना भी नहीं चाहते, तो ये जो एक सिंपल सी अथॉरिटी है वो क्या करेगी, आप काम करते रहो और ये उन चिंताओं के बारे में डिस्कस करते रहेगी, जिससे क्या है कि जब तक नियम ना बने आप प्रोग्रेस भी करते रहें। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है, जब कोई एक्ट या नियम नहीं आता है उससे पहले किसी टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने का प्रयास किया जाता है, उसके लिए कुछ सैंडबॉक्सेस हैं। ये जैसे जो मैंने बताया है, ये एक तरह से रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का प्रयास है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो चिंताएं हैं उसके ऊपर कुछ काम हो रहा है, तो ये काम हो रहा है, ये दिखाने का प्रयास किया। यहाँ पे श्रीलंका की कैबिनेट है, उसने अप्रूव किया है कि जो एक नया इकोनॉमिक लॉ, और ये क्यों बनाया है कि जो IMF ने उनको आई थिंक मार्च अप्रैल, IMF ने जो उनको बेल आउट पैकेज दिया था, IMF ने अप्रैल के अंदर, लास्ट अप्रैल में उनको बेल आउट पैकेज दिया था। उस बेल आउट पैकेज के साथ कुछ कंडीशन थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप जानते हैं कि ये बेल आउट पैकेज देता है किस कंट्रीज़ को जो इकोनॉमिकली ब्रिंक हो रही है। अब श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था, श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक हालात बड़े ख़राब हो गए थे। क्यों हुए, उसके कई रीज़न है, लेकिन हालात इतने ख़राब हो गए थे, जो उनका फॉरेक्स रिजर्व है वो न्यूनतम स्तर पे आ गया था, जिस कारण से वहाँ पे महंगाई की समस्याएं और लोगों का विरोध होने लगा, सरकार को बदलना पड़ा। तो इन सब के बाद वो कहाँ पहुँचा, IMF, और वहाँ से उसको क्या मिला, बेल आउट पैकेज। अब IMF ने इसको बोला कि आप एक नया इकोनॉमिक लॉ पास करो, तो वो उन्होंने पास किया। न्यूज़ इसलिए देख रहे हैं कि एशिया के अंदर दो कंट्रीज है, एक श्रीलंका और दूसरी पाकिस्तान। दोनों ही IMF के साथ डील में लगे हुए हैं, उनको बेल आउट पैकेज मिले हैं जिससे इनकी इकोनॉमी रिकवर हो सके। तो एशिया के आगती भागती दो बड़ी समस्याएं हैं। तो आप जब कभी सिक्योरिटी एंगल से देखें तो आप ये भी देखें इकोनॉमिक एंगल से भी भारत को अपने पड़ोसी राज्यों के अंदर जो इनस्टेबिलिटी है उससे प्रभावित हो रहा है। और इसी इनएबिलिटी के कारण ही तो चाइना ने इनरोड बनाया है। कहाँ पर, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, यहाँ पे इतना सक्सेस क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ के जो आर्थिक हालात हैं वो ख़राब हो चुके हैं। और इन आर्थिक हालातों का कौन फ़ायदा उठा रहा है, इनका फ़ायदा उठा रहा है आपका चाइना। इस कारण से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसी चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपके जो डेप्ट के लेवल हैं वो सही होने चाहिए। आप दूसरे देशों से जो फॉरेन डेप्ट ले रहे हो उसके ऊपर कंट्रोल करने का एक प्रयास है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस किया हमने, साइंटिफिक काफ़ी हमारे टॉपिक्स थे, और जो इलेक्शंस की न्यूज़ को छोड़ के मैंने सारी न्यूज़ कवर की है। उसका रीज़न ये है कि
आपको समझना होगा एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इलेक्शन को छोड़ के बाकी चीज़ों बनेंगे, और इलेक्शन में बनेगा तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे, इलेक्शन में बनेगा तो इलेक्शन के चरणों पे, यदि इलेक्शन में बनेगा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे। उन चीज़ों को जब ये थोड़ा सा इलेक्शन में जो पॉलिटिकल इनका जो जो चरण चल रहा है, जो भी ये उनका प्रचार का समय चल रहा है, ये निकल जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। क्योंकि वोटिंग खत्म होने के बाद इन चीज़ों में शांति दिखाई देगी, तब वहाँ से हम वो टॉपिक उठाएंगे। तब तक हमारे पास मौका है, हम इंटरनेशनल रिलेशन को, हमारे इकोनॉमी को, इन चीज़ों को स्ट्रेंथन कर ले, सिक्योरिटी को, टेक्नोलॉजी को, साइंस एंड टेक को। तो क्या है कि आपको आपके एग्जाम्स के अंदर बेनिफिट मिले। इसके साथ हम आज का सेशन क्लोज करते हैं। वी विल मीट अगेन टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू सो मच, एंड आई रिक्वेस्ट कि जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड आई थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन। तो आप ज़रूर हमें फीडबैक दें, कमेंट्स करें, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आप अगर नहीं लाइक करते हैं तो डिसलाइक करें, सो दैट हमें कम से कम पता भी चलेगा कि यस हमारा एफर्ट्स कैसा है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो हमें क्या है, एक ऐसा इंतुजियाज्म मिलता है कि जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें अंदर एक हमारी टीम जुड़ रही है, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ अस। आप हमारा ही एक भाग है। तो जब भाग बनता है तो उस भाग का हमें ध्यान रखना होता है। जितने आपकी तरफ से हमें कॉपरेशन मिलेगा, वी विल गिव आवर बेस्ट ऑफ एफर्ट्स। थैंक यू फ्रॉम द टीम मेडेलियन, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।